जीवन बड़ा धीमा है। जीवन बड़ा ही धीमा है, स्लो है। इतना धीमा है कि इसका धीमापन तुमसे बर्दाश्त ही ना हो पाएगा। देखो पृथ्वी कितनी धीमी घूमती है। चांद, सूरज, फूल, पौधे, पहाड़ धीरे धीरे बढ़ते हैं, घटते हैं, खिलते हैं, उठते हैं। प्रकृति को किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। मनुष्य का जीवन ही देख लो। 9 महीने गर्भ में, 14 साल का बचपन, 20 साल की जवानी, फिर अधेड़ता, फिर बुढ़ापा। ईश्वर को कौन सा जल्दी दुनिया खत्म करके घर जाना है। वो जो बनाता है धीमा बनाता है। उसने तुम्हें भी धीमा ही बनाया है। जीवन जीना शुरू करने से पहले ये अच्छी तरह समझ लो और स्वीकार कर लो कि यहां सब कुछ धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे दोस्त बनते हैं, धीरे धीरे प्यार होता है। किसी बिजनेस को निखरने में दशकों लग जाते हैं, किसी हुनर को साधने में जिंदगियां गुजर जाती हैं, किसी रहस्य को समझने में जन्मों जन्म गुजर जाते हैं। धीमा होना स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। पर मायाजाल तुम्हारे सामने बड़ी तेज जिंदगी पेश करता है, जिसमें सब कुछ पलक झपकते ही मिल जाता है, फटाफट, जल्दी जल्दी। तो अपने शिकार को मायाजाल में खींचने का फॉर्मूला है जल्दबाजी। जल्दी मचाने से दिमाग बौखला जाता है, चकरा जाता है, दिमाग धीमा होता है और वो धीमी गति से काम करे तो बेहतरीन काम करता है। ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी, ये इंसानी दिमाग ने ही तो बनाए हैं। ये इंसानी दिमाग से ज्यादा तेज कैसे हो सकते हैं? हमारे दिमाग से बेहतरीन टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। दिमाग खुद से ज्यादा अच्छी चीज कैसे बना सकता है? लेकिन दिमाग से बढ़िया काम लेने का तरीका है धीमी गति। अपने दिमाग को ठंडा रखो, घटनाओं को अपने आप अपनी स्पीड से हो लेने दो। जल्दबाजी मत मचाओ, लेकिन अपने शिकार के सामने हड़बड़ी मचा दो, उसे बदहवास कर दो। उसे लगना चाहिए कि सारी दुनिया आगे निकल गई और मैं अकेला ही पीछे रह गया हूं। पीछे छूट जाने के डर से लोगों का दिमाग बंद हो जाता है। वो अंधे बहरों की तरह दूसरों के पीछे चलने लगते हैं। जल्दबाजी मचाना एक अच्छे लीडर की पहली निशानी होती है। बेटा कहता है, तो पिताजी अब हमारा पहला कदम क्या होगा? बाप कहता है, तुम एक बड़ा सा गड्ढा खोदो और उसमें हरा रंग भर दो और ऊपर से उसे पत्तों और झाड़ियों से ढक दो और इंतजार करो जब तक कोई जानवर उसमें गिर ना जाए। तब तक मैं जरा शेर से मिलकर आता हूं। बस मेरे जाने के थोड़ी देर बाद कुछ जानवरों को मार दो और उन्हें ऐसे मारना कि उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंजें। इतना कहकर सियार भागा भागा गया, हांफता हुआ, बौखलाया हुआ। वो शेर के पास जाकर यहां वहां भागने लगा, पेड़ों से टकराने लगा। महाराज, महाराज, क्या आपने भी वो भयानक राक्षस देखा? शेर की हालत पहले ही खराब थी। वो बोला, हाँ हाँ मुख्यमंत्री, क्या तुमने उसके बड़े बड़े सींग देखे? जी महाराज, जी महाराज, आपने देखा कैसे वो एक ही घूंट में पूरे का पूरा तालाब पी गया, साथ में मछलियां और मगरमच्छों को भी निगल गया। उसकी पूंछ घूमती थी तो 10-10 पेड़ एक साथ गिर जाते थे। अब शेर तो वहां से भाग निकला था, वो क्या जाने उसकी पीठ पीछे क्या हुआ। अज्ञानी कुत्ते की मौत मरता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु बड़ा जरूरी है। गुरु तुम्हें अंधकार से निकालता है, मायाजाल से बाहर रोशनी में लाता है। नहीं तो अज्ञानी से जो मर्जी कहते रहो वो मानता चला जाता है। सियार ने हफलाए हुए शेर को और डराना जारी रखा। बोला, महाराज, उसके मुंह से आग निकलती है, वो जानवरों को जिंदा चबा रहा है। अभी वो इतना कह ही रहा था कि वहां सियार के बेटे ने कई हिरनों, सुअरों और कुत्तों की हड्डियां तोड़ दी। वो दर्द से चिंघाड़ने लगे। बेटा कभी किसी की आंख फोड़ देता था और कभी किसी का पेट फाड़ देता था। कर्राहटों और अलहादों का ऐसा शोर उठा जिसे सुनकर शेर का कलेजा कांप गया। भागिए महाराज, भागिए महाराज, वो हत्याएं करता हुआ यहीं चला आ रहा है, भागिए। शेर और सियार दोनों राजमहल की तरफ भागे। भागते भागते सियार बोला, नहीं महाराज, राजमहल में नहीं, हम किसी गुफा में जाकर छुपेंगे। वो राक्षस इतना बड़ा है कि छोटी सी गुफा में ना आ पाएगा। हम वहां सुरक्षित रहेंगे। कौन सी गुफा, कौन सी गुफा? मेरे पीछे आइए महाराज, मेरे पीछे आइए। सियार शेर को बुरी तरह थका देना चाहता था। वो शेर को लेकर पूरे जंगल में यहां से वहां, वहां से यहां भगाता रहा। कोई बकरी भी मिमियाती थी, कोई चिड़िया भी चहचहाती थी, तो शेर को यही लगता था कि मरते हुए मासूमों की चीखें हैं।
भारी भरकम शरीर वाला शेर आखिरकार भागता भागता थक कर चूर हो गया। सियार ने सोचा अब इसे थोड़ा आराम करवाना चाहिए। थकावट से परेशान शेर पानी पीना चाहता था। वो बोला, मुख्यमंत्री कहीं थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा है। सियार बोला, नहीं महाराज, पूरे जंगल का पानी तो वो राक्षस पी गया, परंतु आप फिक्र मत कीजिए, बस आज का दिन निकाल लीजिए, कल मैं कहीं ना कहीं से पानी का इंतजाम कर लाऊंगा। डरे हुए इंसान के लिए मदद करने वाला भगवान के समान होता है। अंत में शेर सियार को एक छोटी सी गुफा में ले गया और दोनों पूरी रात वहीं छुपे रहे। रात भर शेर हर आहट पर कांप जाता था और सियार से पूछता था, ये कैसी आवाज है, ये कैसा शोर है। सियार भी आगे से उसको भयानक से भयानक जवाब देता था। खैर, सुबह हुई, दिन निकला। सियार उठा और बोला, महाराज मैं वापस जाकर देखकर आता हूं कि हालात कैसे हैं, लेकिन आपके सांस लेने की आवाज भी इस गुफा से बाहर नहीं जानी चाहिए। आपकी सुरक्षा ही हमारे लिए सब कुछ है। शेर सहमा सा बैठा रहा। जल्दबाजी तुम्हें पंगु कर देती है, बीमार कर देती है, नपुंसक बना देती है। हफड़ा दफड़ी और डर तुम्हें खूंटे से बंधी उस गाय जैसा बना देता है जो एक आजाद जानवर ना रहकर बस एक मशीन बन गई है, जो वही खूंटे से बंधी हुई सारी जिंदगी घास खाती रहती है और दूध देती रहती है। आज तुम सब लोगों का यही हाल है। मायाजाल किसी तूफान जैसा होता है, बवंडर जैसा होता है। तुम लाख कोशिशें कर लो, उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उसके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि तुम धीमे हो। तुम्हारे हर दुख का कारण जल्दबाजी है। मायाजाल का मकसद ही होता है तुम्हें जल्दबाज बनाना। जल्दबाजी में तुमसे गलतियां होंगी, जिसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होगा और तुम मायाजाल में और धंसते चले जाओगे। तुम सबका यही हाल है। तुमने किसी लड़की को देखा, तुम्हें उससे प्यार हो गया, पर तुम्हें वो लड़की अगले 15 मिनट में चाहिए। तुम किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर किसी लड़की को हेलो लिखकर भेजते हो। लड़की तुम्हारा मैसेज पढ़ती है पर रिप्लाई नहीं करती। अब तुम सोचते हो, साला कल मैंने जो फिल्म देखी थी उसमें तो लड़की हीरो से 5 मिनट में पट गई थी। 10 मिनट बाद दोनों अपना बिस्तर गर्म कर रहे थे और ये लड़की अभी तक मेरे हेलो का रिप्लाई नहीं कर रही। तुम्हें गुस्सा चढ़ने लगता है, तुम बेचैन होने लगते हो। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते होते कि तुम दूसरा मैसेज भेजते हो, हेलो जी, रिप्लाई तो कर दो। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। बहुत संभावना है कि एक अजीब सा पागलपन तुम पर हावी हो जाएगा, क्योंकि मायाजाल तुमसे कहता है कि दूसरों को लड़की 2 मिनट में मिल जाती है। तुमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जो तुम 14 साल के हो गए हो और तुम्हारी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। थू है तुम्हारी जिंदगी पर। सारी दुनिया आगे निकल गई और तुम पीछे रह गए। लानत है तुम पर, तुम्हारे पैदा होने पर। देखो दुनिया कितनी खुश है और तुम खुश नसीबी से, खूबसूरत चेहरों से कोसों दूर रह गए। जल्दी उठो, दौड़ो, यू कैन डू इट। ये सब हासिल करना बड़ा आसान है, बस ये वाला बटन दबाओ, जल्दी 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 दबाओ। मैं पूछता हूं, ये जल्दबाजी क्यों? सेल्समैन का तो काम ही होता है तुम्हें यह बताना कि कहां बाजार जाओगे, आलू प्याज टमाटर खरीदोगे, काटोगे, बनाओगे। एक आसान सा तरीका आ गया है, बस ये वाला नंबर डायल करो, बना बनाया खाना आपके घर में पहुंच जाएगा। देखा कितना आसान है। गलती सेल्समैन की नहीं है, वो बेचारे तो अपना काम कर रहे हैं। गलती तुम्हारी है, तुम भूल गए हो कि जीवन धीमा है। तुम मायाजाल में फंस गए हो जो दिखाता है कि 2 मिनट में खाना तैयार, 7 दिनों में रंग गोरा करो। आज से 200 साल पहले ब्रिटिश अपने साथ एक बिजनेस फॉर्मूला लेकर आए थे जिसका नाम था इजी वे, यानी आसान है। आजकल इसे अमेरिकन बिजनेस साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उनकी चाल थी कि लोगों को घरों में बैठा दो और हर चीज पर अपना कब्जा कर लो, फिर उन्हें घर बैठे बैठे ही वो सब कुछ बेचते जाओ। मुसलमान हमलावर इतने समझदार नहीं थे, उन्हें बस तलवार के जोर पर इलाकों को जीतना आता था। उन्हें दिमागी खेल खेलना नहीं आता था। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मुसलमानों ने कभी हिंदी रीति रिवाजों, रहन सहन, कपड़ों, शादी ब्याह संस्कृतियों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। वो तो हमलावर थे। वो अपनी अलग बस्तियां बनाकर रहते थे। वो हिंदुओं के साथ मिलकर थोड़ी ना रहते थे, जैसे आजकल एक घर ब्राह्मण का होता है, एक मुस्लिम का होता है। अरे वो विजेता थे, वो अपने अलग घर, अलग कॉलोनियां बनाते थे। हिंदुओं से तो वो बात भी नहीं करते थे।
वो अपनी ही दुनिया में उलझे रहते थे। कुछ शासकों को छोड़ दो तो बाकियों ने हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने की सोची भी नहीं, उन्हें बस दौलत से मतलब था। पर अंग्रेज बड़े होशियार थे। वो बड़ी बड़ी फौजें लेकर तलवारों की लड़ाइयां नहीं लड़ते थे। वो अंग्रेज थे। सिर्फ 5,000 अंग्रेज दुनिया जीतने निकले थे और उन्होंने जीत भी ली थी। सिर्फ 5,000 लोगों की फौज ने। कैसे? क्योंकि वो दिमाग से लड़ते थे। उन्होंने हमारे धार्मिक ग्रंथों से छेड़खानी की, उन्हें पूरी तरह बदल दिया। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उन्होंने ही बनाया है। अंग्रेजों के जल्दबाज मायाजाल से पहले बच्चे आराम से पढ़ते थे। ना पास होने का प्रेशर, ना फर्स्ट आने की चिंता। 4 महीने में एक चैप्टर पढ़ाया जाता था और सिर्फ 5 साल की स्कूलिंग होती थी। गुरुकुल ज्यादा से ज्यादा 14 साल की उम्र तक चलता था। तुम्हें अपने विचार लिखने आ गए, काफी हैं। तुम्हें पैसे गिनने आ गए, काफी हैं। 14 साल की उम्र तक पढ़ाई खत्म हो जानी चाहिए। जरा अपनी किताबों को देखो। तुम्हें लगता है जो तुम पढ़ रहे हो वो कभी तुम्हारे काम आएगा? ये तुम्हारे स्कूल कॉलेज बस फीस लेने और किताबें बेचने के लिए फैलाया गया मायाजाल है। 14 साल के बच्चों को समाज में आज़ाद छोड़ देना चाहिए। अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन और ताकतवर सालों को 4 दीवारों में घुमा फिरा कर लिखी गई किताबों को रट रट कर बर्बाद करने के बाद जब तुम कॉलेज से निकलते हो तो तुम एक मशीन बन चुके होते हो जो मालिक के लिए जल्दी जल्दी काम करने के आदी हों। खुश नसीब होते हैं वो जो हायर स्टडीज नहीं कर पाते, लेकिन तुम तो पढ़ते ही चले जाते हो, 25 साल की उम्र तक। बूढ़े होकर कॉलेज से निकलते हो तब तक तुम्हारा सारा जोश खत्म हो चुका होता है। तुम पढ़ पढ़ कर थक चुके होते हो। हमारा एजुकेशन सिस्टम तेज चलता है ना? तुमने देखा है वो तेज दिमाग ढूंढ रहे हैं जो जल्दबाजी का शिकार हो सके। आजाद और स्वस्थ दिमागों को फेल करके बाहर कर दिया जाता है क्योंकि स्वस्थ दिमाग धीमे चलता है। आइंस्टाइन, टेस्ला और रामानुज जैसा दिमाग, वो लोग स्कूल के हिसाब से फेल हो चुके थे। कहने वाले कहेंगे उनका दिमाग तेज चलता था। अरे भाई, उनका दिमाग तेज नहीं, सही चलता था। तुम्हारे स्कूल नहीं हैं, ये व्यापारियों की दुकानें हैं जिसमें तुम अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लुटा आते हो। एक ताकतवर शरीर बनाने में महीनों नहीं सालों लग जाते हैं, पर मायाजाल दिखाता है कि ये सप्लीमेंट खरीद कर खाओ और जल्दी जल्दी मस्कुलर बॉडी बनाओ। शुरू में कई जिम ट्रेनर्स सप्लीमेंट का विरोध करते थे, पर वो बेचारे विरोध करते करते बूढ़े हो गए। नए लड़कों ने प्रोटीन सप्लीमेंट खा खाकर आधे से भी कम वक्त में बॉडी बनाई, बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन जीते। वो बन गए मिस्टर इंडिया। लेकिन उन्हें मिस्टर इंडिया बनाया किसने? सप्लीमेंट्स बेचने वाली कंपनीज ने। तुम्हें स्टेज पर चढ़कर जो आदमी इनाम देता है वो सप्लीमेंट्स बेच बेच कर मल्टी मिलियनियर हुआ व्यापारी होता है। सप्लीमेंट्स के मायाजाल में तुमने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है। पापड़ बेचने वाले एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं कि जो सबसे ज्यादा पापड़ खाएगा उसे इनाम मिलेगा, और तुम पापड़ खाते हो, इनाम भी जीतते हो। तुम्हें इनाम जीतता हुआ देखकर दूसरे भी फंसते हैं, पापड़ बिकते चले जाते हैं। तुम बन गई मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, पर तुम्हें मिस यूनिवर्स बनाया किसने? कॉस्मेटिक, मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाले मायाजाल ने। खुद भी मरी हो, दूसरों को भी मरवा रही हो। तुम्हें कोई अंदाजा है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मायाजाल कितने खरबों अरबों का है? और वो लोग इतना पैसा क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तुम्हें तुम्हारे ही रंग से नफरत करना सिखा दिया है। तुम जल्दी से जल्दी गोरे होना चाहते हो, जबकि सच ये है कि तुम काले थे, काले हो और काले ही मरोगे। ये षड्यंत्र है जल्दबाजी का। तुम लोग जरा अपनी तरफ देखो, गौर से देखो, महसूस करो। तुम्हारे अंदर एक अनजान सी जल्दबाजी ना जाने कहां से आ गई है। ये बेचैनी तुम्हें भगवान ने तो नहीं दी। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कोई काम धंधा नहीं है, बेरोजगार हैं, सारा दिन टीवी देखते रहते हैं, पर खाना खाते हैं फटाफट, नहाते हैं जल्दी जल्दी। मैं पूछता हूं भाई तुम्हें किस बात की जल्दी है? वो कहते हैं जल्दी नहीं किया तो पीछे रह जाएंगे। मैं पूछता हूं किससे पीछे रह जाओगे? मायाजाल से। उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाया। जो चीज सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है उसे कैसे हासिल करोगे? पहले मायाजाल बाहर था,
पर अब मायाजाल तुम्हारे दिमाग में घुस गया है। लोग नमाज पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, पूजा करते हैं फटाफट, जाना कहीं नहीं है, पहुंचना कहीं नहीं है, फिर ये पागलपन क्यों? लोग पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं और कहते हैं हमें पता है पिज़्ज़ा बर्गर गंदी चीज़ है, पर क्या करें, टाइम नहीं है, जल्दी काम पर जाना है। काम पर क्यों जाना है? ताकि पैसा कमा सकें। पैसा क्यों कमाना है? ताकि अच्छा खाना खा सकें। तुम लोग फंसे कहाँ हुए हो? तुम लोग बस आराम से जीने की तैयारी ही करते रहते हो, जीते कभी नहीं हो। मैं तुम्हें जीवन को आराम से जीना सिखाता हूं। मैं कोई मायाजाल नहीं रच रहा हूं। मेरे यहां कोई सुपरफास्ट सर्विस नहीं मिलती। मैं आराम से काम करता हूं। दूसरे लोग 1 महीने में 6 वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं, मेरी वीडियो 6 महीने में 1 आती है। ओ मेरे मजे लो। जिंदगी में गुरु किसी किसी को मिलता है, मुझे किसी शौक की तरह छुपा कर रखो। मैं तुम्हारा गुप्त आनंद हूं, मैं तुम्हारा छुपा हुआ सुख हूं। चाहे मुझे सुनते हुए तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाए, चाहे मैं 50 साल बाद भी तुम्हें समझ में ना आऊं, बस मेरे मजे लो, मुझे एंजॉय करो। लेकिन मुझे सारा दिन फोन आते हैं, गुरुजी जल्दी कीजिए, अगली वीडियो कब आएगी, जल्दी सिखाइए फटाफट। तुम शायद गौर नहीं कर रहे, तुम मेरे साथ बड़े हो रहे हो। मैं तुम्हारा छोटा चेतन हूं, मैं तुम्हारा जिनी हूं, मैं तुम्हारा वो दोस्त हूं जो सिवाय तुम्हारे किसी और को नजर नहीं आता। तुम्हें सीखकर भागने की जल्दी क्यों है? मैं यहां कोई स्कूल थोड़ी ना चला रहा हूं कि डिग्री लो और दफा हो जाओ। मैंने सिखा दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम, मुझे पैसे मिल गए, अब तुम चाहे भाड़ में जाओ। अरे नहीं, मुझे अपना नशा बनाओ। जब तुम लोग बूढ़े हो जाओगे, जब तुम बिस्तर पकड़ लोगे, तो याद किया करोगे कि एक एक वीडियो आती थी महीनों बाद, और पूरा महीना इंतजार करते थे हम। धीरे धीरे सीखो। मैं तुमसे तुम्हारा 1 महीना या 1 साल नहीं मांगता, मैं तुम्हारे दिल में जगह मांगता हूं। मैं तुम्हें इंतजार सिखाता हूं। मैं सिखाता हूं कि जीवन में कुछ तो ऐसा रखो जिसके पूरा होने की तुम्हें कोई जल्दी नहीं। मैं 2006 से लेक्चर कर रहा हूं, तुम्हें अभी तक पता ही नहीं चला कि यही मेरा स्टाइल है। मैं तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना चलूंगा, मैं तो अपने स्टाइल से अपनी यात्रा पर निकला हूं। तुम्हें पसंद हो तो साथ चलो। अगर मैं आगे जाकर किसी गड्ढे में गिर गया तो या तो तुम भी मेरे साथ गड्ढे में गिर जाना, या फिर मुझे गालियां देते हुए वापस लौट जाना। मैं मस्त फकीर हूं, जब दिल करता है काम करता हूं, नहीं तो नहीं करता। मेरा कोई टारगेट नहीं है। मैंने कब कहा तुमसे कि मैं तुम सबको ब्रह्म ज्ञान दूंगा, स्वर्ग में जगह दिलवाऊंगा, सब दुखों से छुटकारा दिलवाऊंगा? मैं तो धीमा हूं। मैं जिंदगी के मजे लेता हूं। कोई लड़की ना भी पटे तो भी मैं 5-6 साल उसके साथ ही रहता हूं, क्योंकि मुझे मंजिल की फिक्र नहीं होती। मैं यात्रा का मजा लेता हूं। मुझे मंजिल नहीं चाहिए, मेरे पीछे तो ही चलना अगर तुम्हें भी मंजिल की फिक्र ना हो। मैं तुम्हारी माशूक हूं। मुझसे जितनी देर बाद मिलोगे उतना ही मजा आएगा। धीमे हो जाओ, बहुत धीमे। मैं चाहूं तो मैं भी 1 महीने में 6 वीडियोस रिलीज कर दूं, पर मैं तुम्हें सम्मोहित नहीं होने देना चाहता। मैं तुम्हें बचा रहा हूं, मैं तुम्हें बाजार से दूर रख रहा हूं। मैं आयुर्वेद हूं, धीरे धीरे इलाज करता हूं। मैं योगा हूं, धीमा, आरामदायक और शांत। जल्दबाजी करोगे तो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं उससे आगे निकल जाओगे। तुम माया जाल में फंसे हो, मैं थोड़ी ना फंसा हूं। मगर तुम लोगों को आदत पड़ी है 20 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखो, 15 दिनों में वीजा हासिल करो। तुम्हें लग रहा है तुम पीछे रह जाओगे, इसलिए तुम भागे जाते हो। जल्दबाजी से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और तुम्हें जल्दबाजी की आदत पड़ जाती है। फिर तुम हर काम में जल्दबाज हो जाते हो। जल्दबाजी में दिमाग काम करना बंद कर देता है और तुम उस मायाजाल के रचयिता के हुक्म के गुलाम बन जाते हो। बस वैसे ही शेर सियार के हुक्म का गुलाम बन गया। सियार उस गुफा से बाहर निकला। जंगल तो पहले जैसा ही शांत और मनमोहक था। वो आराम से टहलता हुआ अपने बेटे के पास गया। पहले पेट भरकर खाना खाया, ठंडा पानी पिया, पेड़ों की ठंडी छांव में आराम किया। खेल कोई भी हो, ना तुम्हारे शरीर की ताकत काम आती है और ना ही रंग रूप। काम आता है तुम्हारा दिमाग। उसे हमेशा ठंडा रखो, उसे आराम पहुंचाओ। तसल्ली से बैठकर मजे से प्लान बनाओ।
बाप टांग पर टांग रखकर चैन की सीटी बजाता हुआ गुनगुनाता रहा। बेटा भी पास में बैठा चुपचाप बाप के अगले कदम का इंतजार करता रहा। घंटों बाद बेटे ने पूछा, अब अगला कदम क्या होगा पिताजी? बाप ने कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही मस्त होकर लेटा रहा। दोपहर गुजरी, शाम गुजरी, रात हो गई। बेटा बेचैन होने लगा। उसके मन में हजारों सवाल उठते थे पर वो चुप रहता था। आधी रात बीत गई। हारकर उसने फिर पूछा, महाराज कहाँ हैं पिताजी? और आप सुबह से क्या सोच रहे हैं? बाप बोला, मैं सोच रहा हूं कि सुबह से तुम्हारी ये हालत है तो उस छोटी सी गुफा में मेरा इंतजार करते हुए उस शेर की क्या हालत होगी। बेटा बोला, तो आप जानबूझकर देरी कर रहे हैं? बाप बोला, हाँ। बेटे ने पूछा, क्यों? बाप उठा और बोला, आओ बताता हूं, और साथ में कुछ चूड़ियां और एक डिबिया सिंदूर भी ले लो। दोनों बाप बेटा आधी रात के बाद गुफा की तरफ चल पड़े। चलते चलते बाप ने बेटे को बताया कि मैं सुबह से शेर को इंतजार इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इंतजार तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारी आत्मा को भी कमजोर बनाता है। इंतजार करने से तुम्हारे दिमाग में भयानक से भयानक ख्याल आते हैं। शेर 20 घंटों से भी ज्यादा देर से उस गुफा में छुपा हुआ है। अगर वो पहले वाला शेर होता, जंगल का राजा शेर होता, तो उसकी आत्मा उसे कचोटती। वो सोचता, जीऊं या मरूं, मैं खुद बाहर जाकर देखता हूं कि वो राक्षस कौन है। पर वो अभी तक बाहर नहीं निकला। इसका मतलब है मैंने उसे जो कल डराया था वो अच्छा डराया था। और नई चोट करने से पहले पुरानी चोटों का असर देख लेना बड़ा जरूरी होता है। दूसरी बात, मैं शेर को महसूस करवाना चाहता हूं कि फैसलों की बागडोर अब मेरे हाथ में है। अब मैं उसके हुक्म का गुलाम नहीं हूं। मुझे जब ठीक लगेगा मैं तब आऊंगा। भूख, प्यास, थकावट और छोटी सी गुफा में छुपे उस शेर के पास मेरे कहने के मुताबिक चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। बेटे ने पूछा, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाप बोला, क्योंकि आखिरकार वो एक शेर है। कमजोर और डरा हुआ ही सही, वो शेर है। हम दोनों मिलकर भी उसकी हत्या नहीं कर सकते। अगर हमने उसे किसी तरह मार भी दिया तो तुम राजा की गद्दी पर नहीं पहुंच पाओगे। दरबारी तुम्हें राजा स्वीकार नहीं करेंगे। फिलहाल हमारा मकसद राजा का विश्वास जीतना है। उसे पूरी तरह हम पर निर्भर बनाना है ताकि वो हमसे पूछे बिना अपनी पूंछ भी ना हिलाए। गुफा तक पहुंचने से पहले दोनों ने कुछ खरगोश पकड़े, उन्हें मारा और उनका खून अपने शरीर पर मल लिया और तेजी से भागते हुए गुफा के पास पहुंचे और यहां वहां भागते हुए चिल्लाने लगे, महाराज महाराज आप कहां हैं? आप कहां हैं? मुख्यमंत्री, मैं यहां हूं। कहां महाराज, कहां? यहां देखो मुख्यमंत्री, अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा। महाराज थोड़ा सा बाहर आइए। शेर कांपता हुआ थोड़ा सा बाहर निकला और सियारों के शरीरों पर खून देखकर सहम गया। उसकी भूख प्यास सब मर गई। ये खून, इतना सारा खून? जी महाराज, जंगल के आधे से ज्यादा जानवर मर चुके हैं। खून की बाढ़ आ गई है, आसमान से आग बरस रही है। मैंने रास्ते में कई शेरों के कटे हुए सिर देखे। सोचा कहीं आप गुफा से बाहर निकले होंगे और उस राक्षस ने आपको भी मार दिया। सब शेरों का चेहरा तो आप जैसा ही होता है। मैं तो डर गया था महाराज। शायद आप नहीं जानते कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। इतना कहते ही वो शेर के गले लगकर रोने लगा। शेर भी आगे से भावुक होकर रोने लग पड़ा। ये लीजिए महाराज, ये कुछ चूड़ियां पहन लीजिए ताकि आप कहीं भी हों, आपकी चूड़ियों की खनखनाहट से मैं आपको अंधेरे में भी ढूंढ सकूं। और अपने माथे पर यह सिंदूर का लाल टीका लगा लीजिए ताकि अगली बार मैं किसी और शेर का कटा हुआ सिर देखूं तो घबरा ना जाऊं। सियार के कहने की देर थी कि शेर ने झपट कर चूड़ियां पहन ली, माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगा लिया। वो ये भूल ही गया कि इस जंगल में उसके अलावा और कोई शेर नहीं है। उन दोनों के पीछे खड़ा सियार का बेटा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। फिर अगले कई दिनों तक यही सब कुछ होता रहा। कभी सियार आकर शेर के गले में घंटी बांध जाता था, कभी उसके पूरे शरीर को पत्तों से बनी साड़ी से ढक दिया जाता था। शेर कहीं भूख प्यास से मर ही ना जाए, इसीलिए सियार अपनी जान पर खेलकर मौत के मुंह में जाकर किसी ना किसी तरह थोड़ा सा पानी और खाने का इंतजाम करके लाता था। जब काफी दिन बीत गए, शेर की हालत बद से बदतर हो गई। वो सुस्ती और कमजोरी का शिकार हो गया तो सियार ने अपनी दूसरी चाल चली। एक दिन
दोनों सियार और शेर गुफा के अंधेरे किनारे में छुपे बैठे थे। सियार ने शेर से कहा, महाराज, हम कब तक इस गुफा में छुपे रहेंगे? वहां राजमहल में दरबारियों को तो मैंने कह रखा है कि महाराज किसी गुप्त गुफा में तपस्या कर रहे हैं, ध्यान मग्न हैं, लेकिन वो सब आपका इंतजार कर रहे हैं ताकि आप वापस लौटकर अपनी प्रजा को उस राक्षस के कहर से बचा सकें। शेर ने कहा, तो अब मैं क्या करूं मुख्यमंत्री? सियार बोला, आप कुछ मत कीजिए महाराज, मैं हूं ना, मैं जाकर उस राक्षस से बात करता हूं, मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि दुश्मन ताकतवर हो तो उससे दोस्ती कर लेना ही अच्छा होता है। शेर ने कहा, लेकिन मुख्यमंत्री, अगर वो राक्षस इतना ताकतवर और खतरनाक है तो वो हमसे दोस्ती क्यों करेगा? सियार ने कहा, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज, मैं सब संभाल लूंगा। इतना कहकर सियार उठा और गुफा से बाहर चल पड़ा। पीछे पीछे उसका बेटा भी चल पड़ा। बाहर जाकर बेटे ने बाप के सामने हाथ जोड़कर कहा, ज्ञान दें पिता गुरु। बाप कहता है, अफीम बनो। अगर तुम अच्छे नौकर नहीं बन सकते तो कभी मालिक भी ना बन पाओगे। अगर तुम अच्छे बीज नहीं हो तो अच्छा पेड़ क्या बनोगे? गरीब पैदा होने में कोई बुराई नहीं है, उल्टा गरीब पैदा होने से तुम्हारी ये जीवन यात्रा और एडवेंचरस हो जाती है। अगर तुम एक माउंटेनियर हो तो क्या सबसे छोटा और सबसे नरम पेड़ ढूंढोगे चढ़ने के लिए, जहां तुम्हारे पहुंचने से पहले बिस्तर बिछा हो, खाना पड़ा हो? नहीं ना, तुम सबसे ऊंचा और सख्त पहाड़ ढूंढोगे। उस पहाड़ पर चढ़ते हुए तुम चोट खाओगे, थकावट और परेशानी तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़केगी, भूख प्यास तुम्हें हराने की कोशिश करेगी, पर हार ना मानते हुए तुम वहीं पर मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करके आखिरकार खुद को शिखर पर पहुंचा ही लोगे। वहां पहुंचकर तुम्हें वो सुकून मिलेगा जिसके बारे में घरों में बैठे लोग सोच भी नहीं सकते। हो सकता है पिछले जन्म में तुमने इतनी अमीरी देखी हो, इतनी खूबसूरती देखी हो कि ये जन्म लेने से पहले तुमने फैसला लिया हो कि अब मैं मुश्किल यात्रा करूंगा, मुझ में दम है, मैं भिखारी के घर पैदा होकर सम्राट के सिंहासन तक पहुंचकर दिखाऊंगा। लेकिन यह यात्रा शुरू करने से पहले ही तुम मायाजाल में उलझ जाते हो। अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए वो तुम्हें लड़कियां, गाड़ियां, बंगले और ब्रांडेड कपड़े दिखाते हैं, कहते हैं ये है असली जिंदगी। उस मायाजाल के सामने तुम खुद को पिछड़ा हुआ भिखारी समझते हो और शामिल हो जाते हो इस अंधी दौड़ में। तुम भूल ही जाते हो उस मकसद को जिसके लिए तुमने ईश्वर से यह मानव जीवन मांगा था। तुम कहीं भी पैदा हुए, कितना ही छोटा काम कर रहे हो, उसे अच्छी तरह करो। नौकर बनो तो ऐसे नौकर बनो कि तुम जैसा दूसरा नौकर ही ना हो। अफीम बनो, अपने शिकार की इतनी मदद करो, इतनी मदद करो कि उसे तुम्हारी आदत पड़ जाए। अगर वो उठकर पानी भी पीने लगे तो उससे कहो, लाओ मालिक मैं पिला देता हूं। वो सिर भी खुजाने लगे तो कहो, लाओ मालिक मैं खुजा देता हूं। उसे कोई काम खुद से मत करने दो, उससे कहो कि मालिक आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं हूं ना, आप बस हुक्म करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। नासमझ लोग कहेंगे कि चापलूसी गलत चीज है। तुम लोगों ने गली चौराहों पर लोगों को बातें करते सुना होगा कि साला वो तो बॉस का चमचा है, ये नेता लोग तो चमचे होते हैं, हमसे चापलूसी नहीं होती भैया, हम तलवे चाटने वाले कुत्ते नहीं हैं, हम तो शेर हैं, शेर। भाई इस कहानी में शेर को ही बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिना दिमाग वाला शेर मांसाहारी गधा होता है। चापलूसी एक कला है। बॉस का चहेता बनना, उसकी ज़रूरतों को समझना, उसकी तारीफ करना, उसके परिवार के साथ ऐसे घुल मिल जाना जैसे वो तुम्हारा बड़ा भाई हो, ये निकम्मे और नासमझ लोगों के बस की बात नहीं है। निकम्मे लोग शॉर्टकट के जरिए कामयाब होने वाले लोगों को गालियां देते हैं और खुद को मन ही मन कोसते हैं कि हमसे बॉस इतना प्यार क्यों नहीं करता, हमें किसी ने चापलूसी क्यों नहीं सिखाई। पर ऊपर से वो दिखाते हैं कि जो हम करना नहीं जानते वो काम ही गलत है। पहले तो स्वीकार करो कि चापलूसी अच्छी चीज है। समाज एक ढांचा है जिसमें कुछ लोग तुम्हारे ऊपर वाली गद्दी पर बैठे होते हैं और कुछ लोग तुम्हारे नीचे काम करते हैं। बस दुनिया 3 हिस्सों में बटी है, तुम, तुम्हारे ऊपर वाले और तुम्हारे नीचे वाले।
अब अगर तुम लाखों की भीड़ को चीरते हुए इस ढांचे में ऊपर की तरफ बढ़ना चाहते हो तो चापलूसी तुम्हारी हजारों घंटों की मेहनत बचा लेगी। तुम्हारा बॉस कोई आसमान से थोड़ी ना टपका है, वो भी तुम्हारे जैसा ही इंसान है। 10 साल पहले वो भी तुम्हारे जैसा ही मेहनती एम्प्लॉय था। उसने दिन रात मेहनत की, ना जाने उसने अपने कितने सुखों को त्यागा होगा, वो कितनी रातें सोया ना होगा। वो बॉस के कैबिन तक यूं ही थोड़ी ना पहुंच गया है। अब अगर उसे कोई ऐसा एम्प्लॉय मिला है जो उसे किसी शहंशाह जैसा महसूस करवाता है, उसके आगे पीछे भागा फिरता है, तो इसमें बुराई क्या है? और अगर कोई अमीर बाप का सुस्त लौंडा तुम्हारा बॉस बनकर बैठ गया है, जो खुद टीवी के रिमोट से चैनल भी चेंज ना करता हो, तो उसकी चापलूसी करने में क्या बुराई है? दूध देने वाली भैंस को चारा भी तो खिलाना पड़ता है। सिर्फ भाषा का फर्क है, शब्दों का फर्क है, नहीं तो चापलूस को दूसरे शब्दों में काम का आदमी कहते हैं। तुम कितने ताकतवर हो, यह इस बात से पता चलता है कि दूसरे लोग तुम पर कितना निर्भर हैं। याद रखना, तुमसे वही लोग प्यार करते हैं जिन्हें तुम्हारी जरूरत हो। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे प्यार करें तो काम के आदमी बनो। चापलूसी एक गुप्त कला है, एक रहस्य है। तुम्हें शायद ना पता हो, लेकिन विदेशी हमलावरों से पहले भारत में जब कोई राजा दूसरे राजा से लड़ता था तो उन लड़ाइयों के बड़े अजीब से रिवाज होते थे। सुबह सूरज उगने के बाद लड़ाई शुरू होती थी और सूरज डूबने के बाद कोई एक दूसरे पर वार नहीं करता था। दुश्मन किस हथियार से लड़ना पसंद करेगा, यह अधिकार दुश्मन को दिया जाता था। लेकिन विदेशी हमलावरों ने इन सब रिवाजों की धज्जियां उड़ा दी। वो किसी कानून या उसूल के तहत नहीं लड़ते थे, वो तो सोते हुए दुश्मनों की सेना पर भी हमला कर देते थे। उन पर गाय भैंसों के झुंड छोड़ देते थे। आधे सैनिक जानवरों के पैरों तले कुचले जाते थे और बाकी बचे जख्मी सैनिकों को वो खुद मार देते थे। गोरीला हमला करना या दुश्मन सैनिकों के बीच कुछ लड़कियों को भेज देना, जो जाकर सैनिकों से कहती थी कि आपके राजा ने हमें आपका मनोरंजन करने के लिए भेजा है, ये शराब पीजिए और हमारा डांस देखिए। अंधा क्या मांगे दो आंखें। गरीब सैनिक नशे में चूर सारी रात नाचते थे और सुबह उनसे युद्ध के मैदान में लड़ा नहीं जाता था। अच्छा, तुम लोगों ने वो डायलॉग सुने होंगे, निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, माफ़ी मांगने वाले को जीवन दान देना चाहिए, सच बोलने वाले की हमेशा जीत होती है, बेईमानी से जीतने से अच्छा है कि ईमानदारी से हार जाओ, पीठ पर वार नहीं करना चाहिए। ये बातें तुम्हें बहकाने के लिए फैलाई जाती हैं। मान लो तुम्हारी और मेरी लड़ाई हो रही है और मेरे हाथों से मेरी तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। अब मैं जानता हूं तुम मेरी गर्दन काट दोगे। मैं मर गया तो कौन सा सच, कौन सा उसूल? अपनी जान बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो मैं तुमसे कहूंगा, हे शूरवीर, क्या तुम इतने निर्लज हो जो एक निहत्थे पर वार करोगे? हिम्मत है तो अपनी तलवार फेंक कर मुझसे द्वंद्व युद्ध करो, देखूं तुम्हारी भुजाओं में कितनी शक्ति है। तुम ठहरे राजनीति को गंदा कहने वाले आम लोग, तुम जोश में आकर अपनी तलवार फेंक दोगे और मैं बिना एक पल गवाए अपनी तलवार उठाकर तुम्हारे फेफड़ों के पार पहुंचा दूंगा। तुम चाहे जमीन पर लेटकर मरते मरते कहते रहना, धोखा दिया, धोखा दिया, और मैं तुम्हारी अधमरी लाश पर पांव रखकर आगे बढ़ूंगा और तुम्हारा सिंहासन भी हथिया लूंगा और तुम्हारी बीवी भी। तुम ऊपर जाकर ईश्वर से शिकायतें करते रहना, सत्यमेव जयते। अरे ये सरकारी टोटका है। सरकार थोड़ी ना चाहती है कि लोग कटघरे में खड़े होकर झूठ बोलें। सरकार कहती है सच बोलो, जेल जाओ और अपने कर्मों की सजा भुगतो। लुटेरों के बनाए कानून में तुम्हारा फायदा कैसे हो सकता है? मगर फिर भी दिन रात तुम्हारे दिमाग में यही डाला जाता है कि इंतजार करो, अच्छे दिन आएंगे। जैसे राजनीति एक कला है, वैसे ही चापलूसी भी एक कला है जो कमजोर दिमाग वाला इंसान नहीं सीख सकता। और अगर तुम ये कला सीख गए तो इसे गुप्त रखना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों के सामने कहते रहो कि चापलूसी गलत है, ताकि और चापलूस पैदा ना हो सके। राजनीति बड़ी मजेदार चीज है, बुद्धिजीवी चुनते हैं इसे। जो स्कूल की पढ़ाइयों से बच जाते हैं, सरकारी दफ्तरों में बंद दिमाग इसे समझ नहीं पाते। स्कूल का तो काम ही होता है सरकारी दफ्तरों के लिए मजदूर तैयार करना जो राजनीति से दूर ही रहें। हां, वोट डाला करें। और यह खेल ताकत के साथ साथ दिमाग से ज्यादा खेला जाता है।
जैसे तुम लोग नहीं चाहते कि बाजार में तुम्हारे कंपटीशन का कोई दूसरा व्यापारी भी आए, उसी तरह नेता भी नहीं चाहते कि आम लोग पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लें, तो वो लगातार राजनीति को गंदा कहते रहते हैं। राजनीति तो उस पुराने खंडर जैसी है जिसमें भूत चुड़ैलों का वास बताकर प्रेमी आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के होंठों को काटते हैं, चीखते हैं, हुंकारते हैं, उनकी सिसकियां वादियों में दूर तक खनखनाती हैं, मगर पास के गांव वालों में खबर फैलाई जाती है कि चुड़ैलें चिल्ला रही हैं, हंस रही हैं। आम लोग उन खंडरों के आसपास भी नहीं फटकते। सुबह भोले भाले लोग आपस में बातें करते हैं, सुना रात को भी पगली चुड़ैल हंस रही थी, और वो पगली चुड़ैल चाहे उन लोगों के बीच में खड़ी होकर कह रही हो, हाँ बापू मैंने भी सुना था। तुम कब समझोगे? ये तुम्हें दूर रखने का तरीका है बस। नेता भी उस पगली चुड़ैल जैसे ही होते हैं, अंदर से रावण ऊपर से राम, और ध्यान से देखो तो रावण सच है और राम झूठ। खैर, तुम अपने शिकार को लगातार मदद कर करके पूरी तरह अपाहिज कर दो। याद रखना, निकम्मे कहीं नहीं पहुंचते। जब तक तुम अकेले 10 लोगों का काम नहीं करोगे तब तक तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। इतना काम करो कि तुम्हारा शिकार तुम्हें किसी मशीन की तरह इस्तेमाल करने लगे, और इतिहास गवाह है कि मशीनों ने इंसानों को गुलाम ही बनाया है। अगर तुम खुद को कंपलसरी नहीं बनाओगे तो पहला मौका मिलते ही तुम्हें हटा दिया जाएगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। करीब 10 साल पहले चंडीगढ़ से एक लड़का मेरे पास आया, नाम था प्रताप। 5वीं पास था, किसी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर पोछा लगाता था। लौटकर गया तो भी पोछा ही लगाता था, मगर अब वो पहले जैसा पोछा नहीं लगाता था। पहले वो 10 बजे दुकान खुलने के 2 घंटे बाद वहां पहुंचता था, सफाई करता था, फिर दोबारा शाम को सफाई करता था, जैसे एक आम सफाई वाला करता है। पर अब वो दुकान खुलने से पहले ही बाहर की सीढ़ियों को चमकाना शुरू कर देता था, सामने सड़क पर भी झाड़ू, आसपास घास और पेड़ों की कटाई छटाई। दुकान खुलने के बाद वो फर्श की एक एक टाइल को ऐसा चमकाने लगा कि देखने वाले की आंखें खुल जाती। एक कस्टमर जाता तो फिर से सफाई। बाकी कर्मचारियों ने पक्का समझ लिया कि ये पागल है। कोई उसे चाय लेने भेजता, कोई सेल्समैन उसे कहता कि जरा ग्राहक को संभाल ले। लगभग 1 साल तक वो 20 आदमियों का काम अकेला करता रहा, चुपचाप। ना वो सबके साथ मजाक करता था, ना लड़ाई झगड़ा। याद रखना, मेहनत तुम्हें ईमानदार दिखाती है। अगर तुम ईमानदार आदमी की इमेज बनाना चाहते हो तो मेहनत करो, बेइंतहा मेहनत। अगर तुम कोई ऐसा बिजनेस भी कर रहे हो जिसमें तुम्हें बैठे बैठाए लाखों की कमाई हो रही है, तब भी समाज के सामने कभी आराम फरमाते हुए नजर मत आओ। वो एक कहावत है ना, मेहनत से कमाया हुआ घी भी छुपकर खाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सुख भोगता देखकर लोगों को लगता है कि हम तो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, फिर भी सुख नहीं भोग पा रहे। ये सुख भोग रहा है, जरूर ये बेईमानी कर रहा होगा। समझदार एम्प्लॉय हमेशा रोनी सूरत बनाकर मेहनत करता है ताकि मालिक हमें खुश देखकर बेईमान ना समझे। खैर, उस इलेक्ट्रॉनिक की दुकान के मालिक की उस मेहनती लड़के पर बड़ी देर से नजर थी, पर वो देख रहा था कि अगर ये सिर्फ मेहनती होने का नाटक कर रहा है तो ज्यादा देर नहीं कर पाएगा, और ये सच भी है। अगर तुम सचमुच मेहनती नहीं हो तो 10 दिन में ही नाटक करते करते थक जाओगे। तुम्हें यह फॉर्मूला बकवास लगने लगेगा। मैं तुम्हें बिना मेहनत के कामयाब होने का तरीका नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। किसी बैंक को लूटने में भी बड़ी मेहनत लगती है भाई। 1 साल बाद मालिक ने उसे अपने कैबिन में बुलाया और पूछा कि क्या तुम कार चलाना जानते हो? प्रताप ने कहा, हाँ मैं जानता हूं। तो मालिक ने उसे अपना ड्राइवर बना लिया। दरअसल मालिक हर रोज दुकान से लाखों रुपए कैश लेकर बैंक जाता था। उसकी और भी बहुत सी दुकानें थी, दूसरे शहरों में भी थी। सो उसे ड्राइवर के तौर पर कोई भरोसे का आदमी चाहिए था। वो लड़का अगले 2 सालों तक ड्राइवर का काम भी करता रहा और दुकानों से कैश कलेक्शन भी करने लगा। जिन लोगों के नीचे वो काम करता था, जो उसको दिन में 20 बार चाय की दुकान पर भेजते थे, उनसे अब वो दुकान का हिसाब किताब पूछता था और हिसाब ना देने पर डांटता भी था। उसने अपना ड्राइवर का काम भी 30 लोगों के बराबर किया। मालिक एक काम बताता था तो वो 4 करता था। फिर एक दिन मालिक ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, भाई
मैं दुकान के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया जैसे देशों से लाता हूं, पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। आज के बाद तू वो सामान लेने जाया कर, और तू मेरा लाडला नौकर है। वहां जाकर खा पी, मसाज करवा, ऐश मार। तू मेरे बेटे जैसा है, बस सामान ध्यान से ले आया कर। पोछा लगाने वाला विदेशों की सैर कर रहा था। बस उसके बाद उस लड़के ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। धीरे धीरे मैं भी उसे भूल गया, पर करीब 4 साल बाद एक दिन उसने मुझे फोन किया और कहा, गुरुजी एक बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं, आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा आ जाओ। उसने आकर मुझे बताया कि मेरे मालिक की एक 40 साल की कुंवारी बेटी है। मालिक चाहते हैं मैं उससे शादी कर लूं, मगर बेटी कुछ ज्यादा ही बिगड़ी हुई रह चुकी है। रिहैब सेंटर में 2 साल बिताकर आई है। बचपन से विदेशों में रही, सो बिगड़ गई। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, कोई जबरदस्ती भी नहीं है, पर कल सुबह उस लड़की ने खुद मुझसे कहा कि प्रताप, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। तुम मेरे पिता जैसे ही मेहनती हो, जुझारू हो। मैं मानती हूं मैं तुमसे 15 साल बड़ी हूं, मेरा इतिहास भी कुछ अच्छा नहीं है, पर मैं तुम्हें पसंद करती हूं और मैं एक अच्छी पत्नी बनने की पूरी कोशिश करूंगी। प्रताप मुझसे बोला कि अब मैं दुविधा में हूं, आप बताइए क्या करूं। मैंने कहा, देखो प्रताप, शादी बहुत बड़ी चीज है, अपनी पर्सनल चॉइस देखो। मैं किसी की पर्सनल लाइफ में कभी टांग नहीं अड़ाता, पर हां, मैं ये फैसला करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम आज भी अंदर से 7 साल पहले वाले दुकान पर पोछा मारने वाले प्रताप ही हो? यानी क्या तुम अब भी एक आम इंसान की तरह सोचते हो? अगर हां, तो तुम ये शादी मत करो, तुम निभा ना पाओगे, क्योंकि गरीबों को प्यार चाहिए होता है। ये इश्क, ये मोहब्बत, ये गरीबों के मसले हैं, गरीब इनसे बाहर कभी नहीं निकल पाता। तुम लोगों ने कभी गौर किया है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यार हो जाता है? इतना प्यार होता ही नहीं जितना तुम्हें हो जाता है। किसी और देश या संस्कृति के लोग इतने दीवाने नहीं होते, फिर तुम्हारे लिए इश्क इतने मायने क्यों रखता है? इस बात का जवाब देने से पहले मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं। तुमने कभी गौर किया है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही धार्मिक हो? तुम कुछ ज्यादा ही पढ़ाइयां करते हो। जहां विदेशों में 1 या 2 लोग पीएचडी करते हैं, हिस्ट्री में एमए करते हैं, वहीं हमारी यूनिवर्सिटी थोक के भाव में पीएचडीएंस पैदा करती है। 1500 लोग हिस्ट्री में एमए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम माया जाल में फंसे हैं। फिल्मों, गीतों, किस्से, कहानियों के जरिए हमारे दिमाग में हर वक्त घुसाया जाता है प्यार, सच्चा प्यार, पहला प्यार, गहरा प्यार। प्यार ना मिला तो जीवन बेकार। तुम्हारे हीरो हीरोइन गले लग लग कर रोते हैं, पूरी दुनिया से लड़ते फिरते हैं, आत्महत्याएं करते हैं। अरे वो बाजार है, तमाशा है, वो दुकानें हैं। तुम्हारे धर्मगुरु कहते हैं 24 घंटे राम राम रटो। 24 घंटे? पागल हो क्या? महीने में एक बार भगवान का नाम ले लो तो काफी है, पर वो तुम्हें सिखाते हैं कि हर सांस के साथ प्रभु का नाम लो। हर वक्त राम नाम की खुमारी चढ़ी रहनी चाहिए। बाकी सब सोचना पाप है, बस ईश्वर का नाम रटो, हंसते हुए भी, रोते हुए भी। जैसे तुम्हारा जन्म बस इसी काम के लिए हुआ हो। ईश्वर को अगर तुमसे बस अपना नाम ही रटवाना होता, अपनी तारीफ ही करवानी होती, तो वो तुम्हें नीचे क्यों भेजता, वहीं अपने पास ही बैठा लेता। कोई नानक जैसा संत फकीर हो तो अलग बात है, तुम नानक थोड़ी ना हो। अपना जीवन जियो आराम से। इन धर्म के व्यापारियों की बात मत सुनो। अरे वो बाजार है, तमाशा है, वो दुकानें हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले चाहेंगे कि तुम सुबह नाश्ते में आलू के पराठों के साथ भी कोल्ड ड्रिंक पियो, पानी की जगह भी कोल्ड ड्रिंक पियो, वैसे ही प्रेम कहानियां बेचने वाले चाहते हैं कि तुम इश्क में अंधे रहो। रामायण बेचने वाले चाहते हैं कि तुम राम राम रटते रहो, पागल हो जाओ। और गरीब तो बहकने का बहाना ढूंढता है, वो अपनी कमियों से ध्यान हटाकर कहीं और लगाना चाहता है। तो वो सच्चा प्यार, गहरा प्यार, भक्ति, सच्ची भक्ति, इन मायाजालों में उलझ जाता है। अगर तो तुम अब भी वही साधारण से प्रताप हो तो किसी गांव की लड़की से शादी करो। लेकिन अगर तुम बिजनेसमैन बन चुके हो, अमीरी तुम्हें समझ में आ गई है, तो याद रखना, वहां ऊपर बैठे सम्राट प्यार नहीं करते। वो क्या कहते हैं? अजी हम दर्द बेचते हैं, खरीदते नहीं हैं। वो लोग प्यार मोहब्बत बेचते हैं, खुद थोड़ी ना खरीदते हैं। रईस घरानों में बस समझौते होते हैं, प्यार व्यार नहीं होता। वहां लोग शादियां सिर्फ पार्टनरशिप के तौर पर करते हैं।
जो सम्राट बनने वाला है उसे जल्दी से जल्दी अपनी बेटी चिपका दो। तुम लड़कियां सोचती हो कि काश मेरे पापा अमीर होते, काश मैं अभी कारों, बंगलों और महंगे कपड़ों का सुख भोग पाती। नहीं, अमीर होना इतना आसान नहीं है। जाहिर सी बात है, जरा दिमाग लगाओ, अमीरी की कीमत भी ज्यादा चुकानी पड़ती है। मेरे पास अमीर की बेटी भी आती है, मेरे पास गरीब की बेटी भी आती है, दोनों रोती हैं। तुम लड़कियां ये ना समझना कि तुम्हें थोड़ी सी भी आज़ादी मिली है। ये जो तुम्हें कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आजकल लड़कों को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, बस। तुम्हें जीन्स स्कर्ट्स इसलिए पहनने दी जा रही हैं क्योंकि नए नए आईएएस, आईपीएस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मिनिस्टर बने लड़कों को ऐसे फैशन वाली लड़कियां चाहिए। तुम्हें मिलने वाली ये आज़ादी सिर्फ अच्छे दूल्हे फांसने का तरीका है। समझौते हकीकत हैं, इश्क तो बाजार है। शादी सबसे खतरनाक मायाजाल है और जो इससे बच गया उसका कामयाब होना तो तय है। पर हां, कुछ चालाक लोग सिर्फ समाज में दिखावे के लिए भी शादी कर लेते हैं ताकि समाज उन पर ज्यादा भरोसा करे। अगर कोई राजगद्दी हथियाने के लिए शादी कर रहे हो तो ठीक है, प्यार पाने के लिए शादी करोगे तो सारी जिंदगी रोते रहोगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। प्रताप ने मुझसे कहा, गुरुजी आपने तो मुझे और उलझा दिया। मैंने कहा, उलझा दिया? अरे मैंने तुम्हारी मुश्किल आसान की है, पर तुम लोगों को मेरी बातें उलझी हुई लगती हैं। तुम्हारा सरकारी स्कूलों में या यूं कहें कि सरकारी फैक्ट्री में तैयार किया गया दिमाग मेरे आजाद ख्यालों को समझ नहीं पाता। उल्लू के पट्ठों तुम्हें रामायण समझ में आ जाती है, तुम्हें वेद पढ़ाओ तो समझ में नहीं आते। मेरे लेक्चर उलझे हुए नहीं हैं, तुम्हारा दिमाग मुझसे भी ज्यादा तेज चलता है, तुम धीमी गति को समझ नहीं पाते। खैर, प्रताप वापस गया और उसने उस लड़की से शादी कर ली। आजकल वो विदेश में रहता है। कभी कभी वो मुझे फोन करता है और कहता है कि गुरुजी, अपने दूसरे शिष्यों को मेरा संदेश देना कि दूसरों के लिए अफीम बनो, पर कभी दूसरों को अपनी अफीम मत बनने दो। अपना हर काम खुद करो, जितना हो सके दूसरों की मदद मत लो, इंडिपेंडेंट बनो। मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है और मैं बड़ा खुश हूं। ये कहानी मैंने तुम्हें इसलिए नहीं सुनाई कि तुम समझो कि हर पोचा मारने वाला एक दिन सम्राट बन जाएगा। ये तो एक एग्जाम्पल है, हजारों में एक बार होने वाली घटना, पर सूत्र सही है। लोगों की इतनी मदद करो कि वो तुम्हारे गुलाम बन जाएं। उनके सोचने समझने की ताकत को अपने कब्जे में ले लो। उनके जंगल में राज करते दिमाग को गुफा में कैद कर दो।